शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है कौन सा मात्रक परिवर्तन बिल्कुल सही है। आप लोग देख पा रहे होंगे मात्रक में परिवर्तन किया जा रहा है, जैसे यहां पर हेक्टेयर है, यहां पर मीटर स्क्वायर है, यहां पर लीटर है, यहां पर मीटर क्यूब है। तो कौन सा सही है आप लोगों को यह बताना है। देखिए हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि हेक्टेयर एरिया का मात्रक है, मीटर स्क्वायर भी एरिया का मात्रक है। एक हेक्टेयर में दोस्तों कितना होता है? 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। क्या 1,000 होता है क्या? नहीं, तो ये आप लोगों का गलत हो जाएगा। देखिए आपको पता है आयतन का मात्रक लीटर भी होता है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब भी होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं 1 मीटर क्यूब में होता है 1,000 लीटर, या 1,000 को मैं बोल सकता हूं 10 की पावर 3 लीटर। तो 1 मीटर क्यूब में अगर 10 की पावर 3 लीटर होता है तो 1 लीटर में कितना मीटर क्यूब हो जाएगा? ये 10 की पावर 3 इधर आके 10 की पावर -3 बन जाएगा, तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब होता है। क्या ये सही दिया हुआ है क्या? नहीं सर, ये सही नहीं दिया हुआ। ठीक है, आप लोग यहां पर देखिए बोला गया है कि किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होता है क्या? नहीं दोस्तों। क्यों? क्योंकि देखो किलोमीटर स्क्वायर को आप लोग किलोमीटर इंटू किलोमीटर बोल सकते हैं। किलोमीटर का मतलब 1,000 मीटर, 1,000 का मतलब 10 की पावर 3 मीटर, तो 10 की पावर 3 मीटर और 10 की पावर 3 मीटर करेंगे तो 10 की पावर 6 मीटर स्क्वायर आएगा, ना कि 10 की पावर 4 आएगा। तो यह भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। इस बार का ये आप लोगों का क्वेश्चन बताइए। आप लोगों को बोला गया है कि इस कोड के अनुसार जब भी आप लोग ड्राइंग बनाओगे तो उसमें कोई छिपे हुए किनारे हैं या कोई छिपी हुई सतह है, यानी हिडन कोई एजेस है और हिडन कोई सरफेस है, उसको दर्शाने के लिए आप लोग किस प्रकार की रेखा का इस्तेमाल करोगे। तो दोस्तों आप लोगों को पता है हमारी ड्राइंग में टोटल 10 प्रकार की रेखा है, जिसे हम लोग ये भी बोलते हैं ए प्रकार की रेखा, बी प्रकार की रेखा, सी प्रकार की रेखा। तो आपने सुना होगा, एक मैंने आपको बताया था ई प्रकार की रेखा और एफ प्रकार की रेखा, दोनों ही रेखाओं का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई हिडन पार्ट होता है ना जो दिख नहीं रहा उसको दर्शाने के लिए। तो ई प्रकार की रेखा होती है डैश थिक लाइन और एफ प्रकार की रेखा होती है डैश थिन लाइन। तो डैश थिक और डैश थिन दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है हिडन पार्ट को दर्शाने के लिए। करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद है क्या? ई प्रकार की रेखा और एफ प्रकार की रेखा दोनों का इस्तेमाल किया जाता है हिडन पार्ट को दर्शाने के लिए। जैसे अगर आप लोग इसकी ड्राइंग बना रहे हो यहां से, तो अंदर का जो इसमें खोखला पार्ट है वो दिखेगा क्या? नहीं, वो हिडन है। तो उस हिडन पार्ट को दर्शाने के लिए हम लोग इन थिक लाइन का डैश थिक लाइन या डैश थिन लाइन का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही बताइए? बहुत बढ़िया। चलिए अच्छा दोस्तों, मैं एक चीज आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि 2025 के अभी जो एग्जाम हुए थे, मतलब जो 2024 वाला एएलपी था, इसका सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था। तो क्या आप लोगों को ट्रेड के क्वेश्चंस चाहिए क्या? मैं एक पीडीएफ में दे दूंगा, जैसे जिन भी ट्रेड के अभी एग्जाम हुए थे, जैसे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों को दे दूंगा, फिटर वालों को दे दूंगा, डीजल मैकेनिक वालों को दे दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाए 2025 में कैसे क्वेश्चंस आए थे। इंग्लिश और हिंदी दोनों में दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप लोग मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और विद सॉल्यूशन चाहिए, विदाउट सॉल्यूशन वो भी बताना। आपको कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है ना, बिना मतलब आप लोगों को लूटा जाता है ये किताब खरीद लो वो किताब खरीद लो, तो मैं आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बता देना आप लोग कौन सा विमीय सूत्र गलत है। देखिए आप लोगों को पता है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, अगर आपको किसी का भी मात्रक पता हो तो आसानी से आप लोग उसका विमीय सूत्र लिख सकते हैं। जैसे अगर बात करें आवेग का, एसआई मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा? किलोग्राम का मतलब मास आ रहा है तो एम, एक बार आ रहा है तो एम की पावर 1। मीटर किसका मात्रक होता है? लेंथ का होता है तो एल लिख दो, एक बार आ रहा है तो एल की पावर 1 लिख दो। सेकंड किसका मात्रक होता है? टाइम का होता है, तो जहां पर सेकंड आ रहा है वहां पर टी लिख दो। कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है तो एक बार, तो एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -1, ये होगा आवेग का विमीय सूत्र। ये तो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, प्रेशर आपका होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का जो विमीय सूत्र सीधे याद रखो, एम की पावर 1, एल की पावर 1, टी की पावर -2। एरिया का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसका इसलिए इसका विमीय सूत्र ये हो जाता है। तो अगर जब आप लोग इनको कंबाइंड करोगे तो एम की पावर 1 था, ऊपर एल की पावर 1, नीचे एल की पावर 2, एल की पावर 2 जब ऊपर जाएगा एल की पावर -2 हो जाएगा, तो 1 - 2 -1 हो जाएगा। तो क्या आप लोगों का एम की पावर 1
L की पावर -1 T की पावर -2। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लग रहा है मेरे को, तो बताओ दाब का विमीय सूत्र यही होगा। ठीक है, देखिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है आप लोगों का फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स का विमीय सूत्र आपको पता है m की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर -2, और डिस्टेंस का SI मात्रक होता है मीटर, यानी इसका विमीय सूत्र हो जाएगा ये। तो ये आपका हो जाएगा m की पावर 1 m की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2। दोस्तों मेरे को तो ये भी सही लग रहा है, बताओ कुछ गड़बड़ है क्या, बताइए। तो यार ये भी सही है, ऑप्शन नंबर ए भी। अच्छा कौन सा विमीय सूत्र गलत है, ओके तो दोस्तों आपका ये भी सही है, ये भी सही है, गलत पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, देखो दोस्तों एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग क्या होता है, लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, यानी रैखिक संवेग इनटू त्रिज्या। त्रिज्या का SI मात्रक होता है मीटर, तो इसका विमीय सूत्र आएगा L की पावर 1। इसका विमीय सूत्र आप लोगों ने भी थोड़ी देर पहले निकाला ही है ये, तो इसमें जब आप लोग L से मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर में L की पावर 2 ये आ जाएगा, ये भी आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है क्या, चलिए तो ये ऑप्शन नंबर सी का गलत है, क्योंकि होना चाहिए था ये m की पावर 1 L की पावर 1 T की पावर -1, जबकि यहां पर T की पावर -2 आ रहा है। क्लियर है, चलिए बताइए। एक पिंड का द्रव्यमान इतने टन है, तो इसका द्रव्यमान किलोग्राम में क्या होगा। तो द्रव्यमान को हम लोग अलग अलग मात्रक में नापते हैं, है ना, किलोग्राम में भी मापते हैं, पाउंड में भी नापते हैं, टन में भी मापते हैं। तो कई बच्चे क्विंटल और टन में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एक क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम और एक टन का मतलब होता है 1000 किलोग्राम। तो बार बार कंफ्यूज हो जाते हो, तो कैसे याद रखिए, बताया था ना आपको कोई 100 रुपए दे और 1000 रुपए दे, किस में आपके मजे हो जाएंगे, टनाटन मजे हो जाएंगे, 1000 में। तो एक टन का मतलब 1000 किलोग्राम, 2.5 टन का मतलब, इसको आप लोग 1000 से जब गुना करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, 2.5 इंटू 1000 जब आप लोग करोगे तो 2500 किलोग्राम आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार का बताएंगे। आप लोगों को दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला वाला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि टाइटल ब्लॉक ड्राइंग शीट के निचले दाएं कोने में स्थित होता है। देखिए दोस्तों ये आप लोगों की ड्राइंग हो गई। आप लोग ड्राइंग जब बनाओगे तो जब भी आप लोग टाइटल ब्लॉक बनाओगे, क्या राइट साइड बनाते हो और बॉटम में बनाते हो। मेरे को तो ये कथन बिल्कुल सही लग रहा है। कथन नंबर 2 बोल रहा है कि टाइटल ब्लॉक का जो मटेरियल होता है, इसके अंदर जो भी चीजें आप लोग लिखते हो वो स्टैंडर्डाइज होती है। क्या स्टैंडर्ड है, क्या यही चीजें लिखनी है, और उसे किसी विशेष कंपनी की आवश्यकता के अनुसार संशोधित नहीं किया जा सकता। दोस्तों बिल्कुल गलत बात है ना। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसमें काफी चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बनाने वाले का नाम अलग अलग हो सकता है, आप किस चीज की बना रहे हो वो डाल सकते हो, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को डालनी है वो कर सकते हो। तो ये कथन मुझे दोस्तों गलत लग रहा है, कथन एक सही लग रहा है। तो कथन एक सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। यदि एक कार धनात्मक x अक्ष के अनुदिश गति कर रही है और धीमा होने के लिए ब्रेक लगाती है, तो उसके वेग और त्वरण के गणितीय चिन्ह क्या होंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों आप लोग मुझे बताएंगे, एक कार पहले इस दिशा में जा रही थी, मान लेते हैं इसका वेग था 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, बोला जा रहा है धनात्मक x अक्ष। दोस्तों ये आपका मैथ्स में पढ़ा होगा, ये आपका प्लस पॉजिटिव x होता है, ये नेगेटिव x होता है, ये पॉजिटिव y होता है, ये नेगेटिव y होता है। तो इस दिशा में जा रही थी आप लोगों की कार, मान लेते हैं दोस्तों पहले वेग था 40 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों बोला गया है कि यार ब्रेक लगा रहे हैं तो वेग कम होगा, तो 40 की जगह कितना रह गया, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड ही रह गया। लेकिन दोस्तों दिशा तो अभी भी यही है ना, तो वेग का मान मैं क्या लूंगा, धनात्मक ही लूंगा। क्यों लेऊंगा, क्योंकि दिशा में परिवर्तन नहीं हो रहा। सबसे पहली बात क्लियर है, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को एक्सेलरेशन की दिशा निकालनी है, तो आप लोग मुझे बताओ एक्सेलरेशन यानी त्वरण किस वजह से आता है। जब आप लोग किसी वस्तु पे बल लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या आता है,
त्वरण आता है। तो जब आप लोग फोर्स लगाओगे तभी तो आप लोगों का त्वरण आएगा। बोलो, जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वो ही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। तो आप लोग मुझे बताएंगे, अगर इसका वेग मुझे कम करना है तो मैं बल इधर लगाऊं या इस दिशा में लगाऊं? अगर आप लोग बल ऐसे लगाओगे तो वेग 40 से बढ़ के ज्यादा हो जाएगा, और अगर आप लोग इस दिशा में लगाओगे तो क्या हो जाएगा? वेग कम हो जाएगा। तो मुझे बल इस दिशा में लगाना पड़ेगा, यानी त्वरण की दिशा भी ये है, और ये डायरेक्शन कौन सी है? नेगेटिव। दोस्तों कैसा लगा क्वेश्चन? ऑप्शन नंबर डी बताइए। सर ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आएगा क्या? आज 29 हो गया। तो दोस्तों रिजल्ट देना मेरे हाथ में नहीं है यार। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं बहुत जल्दी दे देता। तो आप इधर कमेंट मत करिए। बिल्कुल दोस्तों, रेलवे कुछ अभी तक तो कोर्ट केस चल रहा था, तो रेलवे इसलिए रुका हुआ था। आ जाएगा, टेंशन मत लो। और इधर कमेंट करने से कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मैं भारतीय रेलवे नहीं हूं। मैं सामान्य सा एक अध्यापक हूं जो अपना काम कर रहा हूं। आ जाओ, आ जाओ। एक धावक 50 सेकंड में 400 मीटर के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा करता है। उसकी औसत चाल और औसत वेग बताओ। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है औसत वेग क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय, या डिस्प्लेसमेंट अपॉन कुल समय। तो दोस्तों ये पूरा जब एक चक्कर पूरा कर रहे हो तो यहीं पर आ गया। विस्थापन क्या होता है? शॉर्टकट। तो शॉर्टकट क्या होता है? अगर आप लोग चलते ही नहीं तो विस्थापन का मान शून्य हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग क्या होता है? विस्थापन बट्टे समय। अगर विस्थापन शून्य है तो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्लियर? तो या तो सी होगा या डी होगा। एवरेज स्पीड क्या होता है? कुल कितना चला, कुल तय दूरी बट्टे समय। तो दोस्तों कुल तय दूरी कितनी हो जाएगी? 2πr। इसमें भाग लगा दो समय का। तो 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7। इसकी रेडियस कितनी थी? अच्छा, आप लोगों को रेडियस नहीं दिया हुआ, साफ बोला गया है कि ये पूरा 400 मीटर है। ठीक है, और समय कितना लगा? 50 लगा। तो ये आपका आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 ओम का एक प्रतिरोधक है। दोस्तों एक रजिस्टर है, एक प्रतिरोधक है। इसका सिंबल ये होता है, इसका प्रतिरोध दिया हुआ है 6 ओम। एक दूसरा रजिस्टर है अज्ञात। अज्ञात का मतलब है उसका रजिस्टेंस कितना है हमको नहीं पता। चलो उसका रजिस्टेंस मान लेते हैं x ओम। इसके जस्ट आपने किस में जोड़ा है? पैरेलल में जोड़ा है। यदि इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध 2 ओम आ रहा है तो बताइए इसका मान कितना था? तो जब भी कोई दो रजिस्टर यानी दो प्रतिरोधक पैरेलल में होता है, समांतर में होता है, तो समतुल्य प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 पहले वाले का प्रतिरोध प्लस 1/R2 यानी दूसरे वाले का प्रतिरोध। क्लियर? और इस समतुल्य प्रतिरोध का मान 2 आ रहा है, तो 1/2 बराबर 1/6 प्लस 1/x। तो 1/x आपका हो जाएगा 1/2 माइनस 1/6। एलसीएम लिया आपने 6, इधर आया 3, इधर आया 1। तो 2/6, 2/6 बोला तो 1/3। तो 1/x का मान अगर 1/3 आया तो x का मान कितना आ गया? 3 ओम हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए बताएंगे। बताइए दोस्तों, एक ईंधन है, एक फ्यूल है, जिसका कैलोरीफिक वैल्यू यानी कैलोरी मान आपको दिया हुआ है ये। क्या आप लोग बता सकते हो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है 42,000 किलो जूल पर किलोग्राम। इसका मतलब 1 किलोग्राम इस फ्यूल को जब जलाओगे, इस ईंधन को जलाओगे, तो आप लोगों को कितनी एनर्जी मिलेगी? 42,000 किलो जूल मिलेगी। तो बेसिकली इस मान को आप लोगों को बदलना है इसमें। अब ये क्या है? बीटीयू की फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और दोस्तों ये एलबी किसका सिंबल है? पाउंड का। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को बताना है 1 पाउंड को जलाने पर कितनी एनर्जी मिलेगी। चलो सॉल्व करते हैं। आप लोग मुझे बताओ, क्या आप लोगों को पता है क्या 1 पाउंड बराबर कितने किलोग्राम होता है? क्या आप लोगों को पता है 1 पाउंड बराबर 453.6 ग्राम होता है? या मैं आप लोगों को बोलूं 0.453 किलोग्राम होता है? यहां तक बात क्लियर है? तो आप लोगों को कहीं ना कहीं पाउंड और किलोग्राम में रिलेशन पता पड़ गया। सेम अगर मैं आप लोगों से बोलूं जूल में और ब्रिटिश थर्मल यूनिट में क्या रिलेशन है बताओ?
तो एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में होता है कितना, 1055 जूल, या फिर आप लोग बोल सकते हो 1.055 किलो जूल। आ गई बात समझ में? तो यहां पर होगा क्या, देखो 42,000 किलो जूल में टोटल कितने आप लोगों के ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, ये कर लो। और 1 किलोग्राम में कितने पाउंड है, ये आप लोग कर लो। तो आप लोगों का फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इतने कैलकुलेशन करना बैठोगे बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोग फाइनली सीधे सीधे ध्यान रखो कि 1 किलो जूल पर केजी में 0.42 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड के बराबर होता है। 1 किलो जूल पर केजी किसके बराबर होता है, 0.4299 ब्रिटिश थर्मल यूनिट, या फिर आप लोग कहीं ना कहीं बोल सकते हो 0.43 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर पाउंड के बराबर होता है। तो आपके पास में टोटल कितना दिया हुआ था, 42,000 दिया हुआ था। दोस्तों जब 42,000 को 0.43 से आप लोग करोगे तो कितना आंसर आएगा, कोई बता सकता है क्या? क्या 18,000 के आसपास आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी? बताओ। एक बच्चा बोल रहा सारा सिलेबस रिवाइज कर दिया फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। अगर रिवाइज कर दिया तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, अगर रिवीजन आपने कर लिया तो ये क्वेश्चन नहीं बन रहा। बताओ, अगर आपने रिवीजन कर लिया तो ये नहीं बन रहा, अगर रिवीजन कर लिया तो ये नहीं बन रहा। बताओ, रिवीजन कर लिया तो ये नहीं बन रहा है, इसका मतलब भैया आप लोगों ने रिवीजन करा ही नहीं। और कोई बात नहीं, गलती होती है। आप लोग एग्जाम से पहले जितने क्वेश्चन गलत करने हैं कर लो। मतलब अगर आपको लगता है कि ये चीज मेरे को नहीं आती थी, अब कर लो, कोई बात नहीं होता है। मेन एग्जाम तक आप लोगों की सारी बढ़िया तैयारी हो जाएगी, इसलिए तो प्रैक्टिस सेट इसलिए चलाए जाते हैं। बताओ, क्वेश्चन में बोला जा रहा है नॉन फंक्शनल जो डायमेंशन होती है, जो गैर कार्यात्मक विमाएं होती है, उसके बारे में आप लोगों को बताना है। बताओ बताओ। देखो दोस्तों, अगर मैंने आप लोगों को बोला, जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये पेन है, तो पेन का ढक्कन भी होता है ना, ये पेन का ढक्कन है। और दोस्तों इस पेन के ढक्कन को अगर आप लोग अपनी शर्ट पे लगाना चाहते हो तो उसके साथ में क्लिप भी आती है। बोलो बात सही है क्या? अगर मैं आप लोगों को बोलूं ये जो ढक्कन है इसका ये डायमीटर कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी डायमेंशन है क्या? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 10 mm होना चाहिए, अगर 10 mm से ज्यादा हुआ तो ये पेन में फिट हो ही नहीं पाएगा। 10 ढीला रहेगा, 10 mm से कम हुआ तो अंदर घुस ही नहीं पाएगा। तो इस वाली डायमेंशन को मैं बोलूंगा फंक्शनल डायमेंशन यानी क्रियात्मक विमा, क्योंकि इस वाली डायमेंशन से इसका फंक्शन यानी इसका कार्य निर्धारित हो रहा है। आगे बात समझ में? लेकिन दूसरी बात अगर मैं बोलूं इसके ऊपर जो ये है, अगर ये 2 mm की हो या 2.5 mm की हो तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा कि इसका जो कार्य है ये बदल जाएगा कि नहीं बदलेगा? तो इसको मैं बोलूंगा नॉन फंक्शनल डायमेंशन यानी गैर कार्यात्मक विमा। तो नॉन फंक्शनल डायमेंशन यानी गैर कार्यात्मक विमा हम लोग उन डायमेंशंस को बोलते हैं जो कि कार्य के लिए आवश्यक नहीं होती, किसी भी चीज के कार्य वगैरह के लिए इनके लिए नहीं होती। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप लोगों को अलग अलग ड्राइंग शीट दी गई है, आप लोगों को बताना है उनकी लंबाई चौड़ाई क्या होती है। तो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट आपको पता है A0 होती है और इसकी चौड़ाई होती है 841 mm, है ना? इधर लिख देता हूं, केवल पहले वाले की याद रख लो आप लोग, 841 mm चौड़ाई और 1189 mm लंबाई। सर केवल पहले वाले की याद क्यों रखनी है? क्योंकि इसके जस्ट वाले की क्या करनी है आपको, इस 841 को ऐसे की ऐसे कर लो और 1189 का आधा कर लो। 1189 का जब आधा करोगे तो 594.5 आता है, जो कि 594 और 595 के बीच में। मैंने आपको कई बार बताया हमेशा सम संख्या लो, तो इसलिए मैंने क्या ले लिया, 594 ले लिया। ठीक है, अब ये क्या होगा, इस 594 को ऐसे के ऐसे उतार लो, 841 को जब आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 841 का आधा कितना हो जाएगा, 420.5, जो कि 420 और 421 के बीच में आता है। तो 420 421 में सम कौन सा है, 420 है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ए आप लोगों का एस से कनेक्ट हो जाएगा। ए को जैसे ही आप लोग एस से कनेक्ट करोगे या तो ऑप्शन नंबर डी होगा या ए होगा। फिर दोस्तों A1 आपका हो जाएगा 594 इंटू 841, तो बी आप लोगों का 8 से कनेक्ट हो जाएगा। बी 8 से कनेक्ट होते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए से ही हो गया, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है।
क्लियर है? चलिए, और दोस्तों A2 आप लोगों को मैंने अभी भी बताया है क्या होगा, 420 इंटू 594, सी आप लोगों का Q से कनेक्ट होगा। ठीक है, वैसे चेक करने की जरूरत आप लोगों को नहीं थी। चलिए आ जाओ, बताओ बताओ। बताइए, समान त्वरण से गतिमान एक कण पहले 2 सेकंड में 24 मीटर और अगले 2 सेकंड में 56 मीटर की दूरी तय करता है, त्वरण का मान बताइए। बताइए, देखिए दोस्तों, कोई गति कर रहा है, जब तक बोला नहीं जाए आप लोग प्रारंभिक वेग 0 मत लेना, u का मान 0 मत लेना। ठीक है, अपने हिसाब से u 0 मत मान लो। u 0 तब माना जाता है जब बोला जा रहा है विराम से शुरू हुआ है, या मान लो आप लोगों से क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा तो वहां पर u का मान आपको चाहिए, तब आप लोग u का मान 0 मान सकते हो, ये मानते हुए कि यार वह विराम से शुरू हो रहा होगा, रेस्ट से चल रहा होगा। लेकिन जब तक नहीं बोले गए u प्रारंभिक वेग का मान, u का मान 0 मत रखो, तो मैंने प्रारंभिक वेग u मान लिया। बोला जा रहा है पहले 2 सेकंड में, स्टार्टिंग के 2 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय करी, 24 मीटर की दूरी तय करी। बहुत बढ़िया। बोला जा रहा है कि अगले 2 सेकंड में इसने कितनी दूरी तय करी, 56 मीटर की दूरी तय करी। तो आपको बताना क्या है, त्वरण का मान बताना है। बहुत बढ़िया दोस्तों, आप लोग एक समीकरण जानते हो, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। बताओ, क्या ये समीकरण जानते हो? तो पहले 2 सेकंड में विस्थापन कितना हुआ, 24 हुआ। प्रारंभिक वेग को u मान लेता हूं, t का मान 2 प्लस 1/2 इंटू ए, टी का मान 2, 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले 2 सेकंड में, या मैं बोलूं यहां से यहां तक, जब टोटल 4 सेकंड की बात करोगे तो उसमें कुल विस्थापन कितना हो गया, 24 प्लस 56 कितना हो गया, 80 हो गया, बराबर u इंटू टी। टी कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 1/2 इंटू ए, टी कितना हो गया टोटल 4, 4 का स्क्वायर 16। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिक्कत है? नहीं है। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण नंबर 1 में अगर मैं दोनों साइड 2 से गुना कर दूं तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो जैसे 2 से गुना करोगे, ये 24 तो आप लोगों का बन जाएगा 48, ये 2 इंटू यू बन जाएगा आप लोगों का, क्या क्या बन जाएगा, 4 इंटू यू। क्लियर है? और जैसे इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आपका बन जाएगा 8। अब आप लोग क्या करो, इस समीकरण में से ये घटा दो, तो 4u में से 4u चला जाएगा, 80 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, 52 बचेगा, सॉरी 32 बचेगा। और ये a/2 कॉमन आ गया, 16 में से 8 गया 8। ठीक है, तो ये 32 कटा 8 से 4 बार में 2 इधर आ जाएगा, 4 दूनी 8। दोस्तों त्वरण का मान किस किस का 8 आ रहा है, त्वरण का किस किस का मान 8 आ रहा है, आ रहा है क्या? ठीक है, चले आगे, वेरी गुड, आ जाओ दोस्तों। ये क्वेश्चन एलपी सीबीटी 2 का है, 2019 वाले का। बताओ, तो मेटल का एक क्यूब है, तो इसके किनारे की लंबाई या इसके भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। चलो मैंने x मान लिया। ठीक है, इसका भार दिया हुआ है 100 न्यूटन। चलो अगर इसका द्रव्यमान m है तो इसका भार कैसे निकालते हो, m इंटू जी बराबर आपको दिया हुआ है 100। तो इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 100 में भाग लगा दो गुरुत्वीय त्वरण का, और गुरुत्वीय त्वरण का मान बोला गया 10 ले लो, तो 100/10 यानी 10। सारे ऐसा ही मात्रक रखे हैं मैंने, यहां पर न्यूटन रखा है, यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा है, तो आपका आंसर भी ऐसा ही मात्रक में आएगा, और द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को क्या निकालना है, इसकी भुजा कितनी होगी। दोस्तों अगर भुजा, अगर मैं बोलूं इसकी भुजा, अगर मैं बोलूं x सेंटीमीटर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बताओ। इसका मास 10 किलोग्राम है, अगर मुझे इसको ग्राम में बदलना है तो क्या करूं, किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हो, तो 1000 से मैंने गुना कर दिया, क्या इतना ग्राम बोल सकता हूं क्या, 3 जीरो ये रहे, 1 जीरो ये रहे, या मैं इसको 10 की पावर 4 ग्राम बोल सकता हूं। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। तो इसका आयतन आप लोगों का ये दिया हुआ है, द्रव्यमान ये दिया हुआ है, डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए इसका आयतन का मान निकालिए। देखो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी।
तो मास का मान दिया हुआ है 10 की पावर 4 ग्राम और डेंसिटी का मान दिया हुआ है क्या, 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आप लोगों का ऊपर चला जाएगा, तो ये ग्राम से ग्राम कट गया। ठीक है, ये 10 की पावर 4/2 कितना हो जाएगा, या मैं इसको 10 इंटू ऐसे भी लिख दूं वापस, कोई दिक्कत है क्या? तो ये 10 कटा 2 से 5, तो ये आ जाएगा 5000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका आयतन आ गया। दोस्तों आयतन सही आया क्या? आयतन सही आया क्या? तो बेसिकली एक्स क्यूब का मान कितना आ गया, 5000 आ गया। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 5000 का क्यूब रूट। अरे बोलो, तो ये 5 का क्यूब रूट इंटू 10 ऐसे, 5 का क्यूब रूट आपको पता है कि कितना होता है 5 का क्यूब रूट? मेरे हिसाब से ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, ऑप्शन में 100% गड़बड़ है, बताओ। तो 5 का क्यूब रूट इंटू 10 जो होगा वो आपका आंसर होगा, इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो फाइनल जो आप लोगों का भुजा होगा वो कितना होगा, 5 का क्यूब रूट इंटू 10, या फिर आप लोग बोल सकते हो 5000 का क्यूब रूट। ठीक है, क्लियर है? सर परीक्षा बहुत नजदीक है, इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है शनिवार रविवार को क्लास भी जारी रखें। ये वो बच्चा बोल रहा है क्लास जारी रखे, जहां पर क्लास जारी है पिछले 20 मिनट से, उसमें ये कमेंट कर रहा है क्लास जारी रखे, और जब क्लास जारी है तो उसमें पढ़ाई नहीं कर रहा। बाकी के जितने भी बच्चे चुपचाप से पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन ले जाएंगे, ये गिनती के 2-4 बच्चे होते हैं ना। सर संडे को भी लगा दो, सर मेरे लिए वो करवा दो, तो कमेंट तो वो करते हैं और मजे बाकी के ले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है ये 2-4 चन्नू मन्नू आएंगे, सर को बोलते रहेंगे, सर क्लास लगा भी देंगे तो मजे तो हम लेंगे, क्लास सर पढ़ाएंगे मैं सारा ध्यान लगाऊंगा, और ये चुन्नू मुन्नू को फालतू के कामों में हम लगा ही रखे हैं कि जाओ सर को बोलो, जाओ सर को बोलो। बताओ गलत बोल रहा हूं क्या? बताओ। आ जाओ, चलिए दोस्तों, ऊष्माधारिता हीट कैपेसिटी का एसआई मात्रक क्या है? देखिए आप लोगों को पता है, जब भी किसी पदार्थ को आप लोग हीट देते हो और उसकी वजह से अगर उसका टेम्परेचर में बदलाव आ गया तो उसको सेंसिबल हीट बोलते हैं, संवेदनशील ऊष्मा बोलते हैं। तो इस हीट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। यहां पर s होता है स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा, m होता है द्रव्यमान, डेल्टा टी टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, q यानी हीट। आप लोगों को पता है द्रव्यमान गुना स्पेसिफिक हीट यानी द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्मा, इसी को ही हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। तो हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, Q अपॉन T आ जाएगा। तो हीट का एसआई मात्रक होता है जूल, और टेम्परेचर में जो चेंज हुआ वो चाहे आप लोग सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, आंसर सेम आता है। तो क्या मैं जूल पर केल्विन बोल सकता हूं क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। जितने भी ए बोल रहे हैं बिल्कुल गलत है। चलिए दोस्तों, इसी बार का क्वेश्चन है, बताओ। आराम से बताइए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो बड़ी ड्राइंग शीट होती है ना, जैसे A0 साइज की और A1 साइज की, तो यहां पर आप लोग 20 mm का मार्जिन छोड़ते हो, जबकि जो छोटी ड्राइंग शीट होती है उसमें आप लोग 10 mm का छोड़ देते हो। तो ये हमको कौन बताता है, ये कहां पर लिखी हुई है ये बातें कहां पर लिखी हुई है? तो आप लोगों को पता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए अलग अलग नियम है, एक संस्थान है जिसका नाम है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो जैसे आप लोगों को पता है हमारा जो संविधान है उसमें अलग अलग आर्टिकल है, अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग बातें बताई गई है। वैसे ही दोस्तों हमारे पास में इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी अलग अलग कोड है। तो ये कौन से कोड के तहत ये बताया गया है कि ये 20 mm का मार्जिन छोड़ना है, उस कोड का नाम क्या है, SP 46 2003। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बताएंगे। एक 4 ओम का प्रतिरोधक और एक 8 ओम का प्रतिरोधक, दोस्तों एक रजिस्टर है, इसका रजिस्टेंस है 4 ओम, और एक 8 ओम का वाले प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक है, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं।
और किससे जुड़े हुए हैं? एक बैटरी से जुड़े हुए हैं, 24 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है क्या होगा यहां पर? यहां से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगी 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 निकलेगी, इसमें जाएगी, फिर किस में जाएगी? इसमें जाएगी। तो बोला जा रहा है कि यार यहां पर टोटल कितनी शक्ति की खपत होगी। क्लियर है दोस्तों? पावर निकालने के कई फॉर्मूले हैं। एक तो ये फॉर्मूला है आई स्क्वायर इंटू आर। आप लोग ये देख लो कि इस रजिस्टर में से कितनी करंट जा रही है, इसका रजिस्टेंस तो आपको पता ही है, तो यहां पर कितनी पावर की खपत होगी आप लोग बता सकते हो। अब क्वेश्चन ये है कि करंट कितनी जाएगी, तो बैटरी से जो करंट निकलेगी वो ही करंट आपकी इसमें जाएगी, वो ही करंट आपकी इसमें जाएगी। तो पहले तो यहां से कितनी करंट निकलेगी वो निकाल लो। V बराबर आई इंटू आर। कितने वोल्ट की बैटरी लगाई? 24 वोल्ट की। निकलने वाली करंट में आई मान लेता हूं। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 8 + 4 12। तो आई का मान हो जाएगा 24/12 यानी 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर की करंट ही इस वाले में जाएगी, यही 2 एम्पियर की इसमें जाएगी। तो 2 का स्क्वायर 4, इसका रेजिस्टेंस है 8, 8 चौके 32 वॉट की दोस्तों ये खपत करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए दोस्तों। एक पंप है जो कि 4 मिनट में 20 मीटर की ऊंचाई तक 800 लीटर पानी उठाना है इसको, ठीक है? तो आप लोग मुझे बताओ, अगर पंप ये काम करता है, अगर पंप ये काम कर रहा है तो कितनी पावर, कितनी शक्ति यह दिखा रहा है, इसकी शक्ति का मान निकालो। या कितनी शक्ति का ये आउटपुट दे रहा है, कितनी शक्ति हमको दे रहा है निकालो। कैसे निकालते हैं? तो अगर कोई m द्रव्यमान की वस्तु को जब h ऊंचाई पे लेके जाते हो तो कितना कार्य करना पड़ेगा इस पंप के द्वारा? mgh। और अगर इसने कार्य t सेकंड में कराया तो आपको पता पड़ जाएगा कितनी पावर ये हमको दे रहा है। अब दोस्तों आपको ये तो पता ही नहीं कितने किलो पानी लेकर जा रहे हो ऊपर। यहां तो 800 लीटर दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, द्रव्यमान तो पता ही नहीं है। तो देखिए दोस्तों, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। पानी की डेंसिटी आपको पता है, आयतन आप लोगों को दिया हुआ है 800 लीटर। जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा ना वो 800 किलोग्राम आएगा। तो आज के बाद में कभी भी कैलकुलेशन मत करना। अगर आप लोगों को आयतन का मान लीटर में दिया हुआ है और आपको द्रव्यमान चाहिए किलोग्राम में, तो उसी संख्या को आप लोग द्रव्यमान मान लेना। यानी द्रव्यमान को मैं 800 किलोग्राम मान सकता हूं, ठीक है? गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है कितना? नहीं दिया हुआ है तो कितना माने? 10 मान लेते हैं ना, 10 मान लेते हैं। कितनी ऊंचाई तक उठा रहा है ये? 20 मीटर की ऊंचाई तक। कितने समय में उठा रहा है? 4 मिनट में। सेकंड में बताओ सर, सेकंड में क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं सारे मान ऐसा ही मात्रक में रख रहा हूं। अगर सारे मान में ऐसा ही मात्रक में रखूंगा तो मेरा आंसर वॉट में आएगा। तो कुल मिला के इतने वॉट ये क्या दे रहा है? पावर दे रहा है। कैलकुलेट करके बता सकते हो कि मेरे पास फोन नहीं है, कितना आएगा ये? इतने वॉट, ठीक है, वेरी गुड। अब दोस्तों आप लोगों को पता है 1 हॉर्स पावर बराबर लगभग होता है 746 वॉट, बोलो। और 1 वॉट बराबर होता है 1/746 हॉर्स पावर, बोलो। तो अगर मुझे देखना है इतने वॉट कितने हॉर्स पावर के बराबर है, तो 1 वॉट में इतने हॉर्स पावर होता है, तो इतने वॉट में कितना होगा? इससे गुना कर लो, 800 गुना 10 गुना 20/4 इंटू 60 इंटू 1/746। दोस्तों बात समझ में आ रही है? और ये कैलकुलेट भी हो जाएगा, है ना? बहुत इजी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये आप लोगों का 20 ने काटा 60 को 3 बार में, ठीक है दोस्तों। ये 800 को काटा 4 ने कितने बार में? 200 बार में। दोस्तों 2000/3 आ गया ये, इंटू 1/746। दोस्तों बात क्लियर है क्या? यहां तक बात क्लियर है? अब दोस्तों क्वेश्चन में बोला जा रहा है इस पंप की एफिशिएंसी है 80%। देखो आप पंप को जब एनर्जी दोगे या काम दोगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दोगे, तभी तो ये काम करके देगा। तो अगर ये इतनी पावर का आउटपुट दे रहा है तो इनपुट कितना होगा? अगर इसकी एफिशिएंसी 100% होता तो इनपुट भी इतना होता, लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम है तो इनपुट इससे ज्यादा होगा। तो जो एफिशिएंसी उससे भाग लगा दो,
2000/3 इंटू 1/746। एफिशिएंसी है 80%, या इसको 0.8 भी बोल सकते हो। जैसे इसमें भाग लगा दोगे आपका आंसर आ जाएगा। इतना हॉर्स पावर का आप लोगों को इनपुट देना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी के आसपास आएगा, एक बार चेक कर लेना। ऑप्शन नंबर डी के आसपास आएगा, आप देख लेना, ठीक है। क्लियर है, डी के आसपास आएगा। ओके, चलिए बताइए। चलो बताओ, देखो क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं सॉल्व करवाता हूं क्या बोला जा रहा है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई आपके पास में एक गरम प्लेट है। डायग्राम ही सही नहीं बना, दूसरा बनाता हूं। ये एक गरम प्लेट है, इसका तापमान मान लेते हैं कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। दोस्तों अगर आप लोगों ने इसको खुले में रखा तो धीरे धीरे क्या ये ठंडी हो जाएगी क्या, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगी क्या, इसका मतलब हीट यहां से बाहर जा रही है। तो हीट का ट्रांसफर के 3 तरीके होते हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या, यहां पर जो हीट यहां से बाहर जा रही है, एयर में जा रही है, वो किस विधि से जा रही है। तो कन्वेक्शन यानी संवहन विधि। होगा क्या दोस्तों, इसके ऊपर जो वायु आएगी, तो वायु की जो लेयर इस प्लेट के कांटेक्ट में होगी उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, हल्की चीजें ऊपर जाती है, और फिर जो ऊपर वाली ठंडी हवा है वो नीचे आ जाएगी, फिर वो इससे हीट ले लेगी, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो पूरी जो हीट है वो बेसिकली वायु में चल जाएगा। इस मोड को बोलते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर यानी संवहन उष्मा स्थानांतरण। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को इसका फॉर्मूला बताऊं कि एक्चुअली में 1 सेकंड में यहां से बाहर कितनी हीट का ट्रांसफर हो रहा है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर से, तो उसका एक फॉर्मूला है H इंटू ए इंटू इस सरफेस का टेम्परेचर माइनस बाहर का जो भी एयर का है उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ एयर। क्लियर है। ए क्या होता है, इस सरफेस का एरिया, जितनी बड़ी सरफेस होगी उतना ज्यादा हीट का ट्रांसफर होगा, जितना ज्यादा यहां और बाहर के तापमान में जितना ज्यादा अंतर होगा उतना जल्दी हीट का ट्रांसफर होगा। एच बोलता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर। दोस्तों अगर ये एच का मान जितना ज्यादा होगा हीट ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा, तो बोला जा रहा है अगर इसको मैं दुगुना कर दूं, अगर इसको डबल कर दोगे तो हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जहां 1 सेकंड में पहले 5 जूल जा रही थी, अब 1 सेकंड में 10 जूल जाएगी। क्लियर है क्या, क्लियर है। चलिए आ जाओ, बताइए। दोस्तों मैंने आप लोगों से पूछा था कि अगर आप लोग चाहते हो ट्रेड के 2025 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एलपी सीबीटी 2 के, उसकी पीडीएफ दे दूं मैं, तो आप मुझे इस क्लास के बाद में बता देना आपको चाहिए क्या। हालांकि आपने शायद कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक खरीद ही रखी होगी, आप लोगों को बुक खरीदने में ज़्यादा मजा आता है, हाँ मुझे कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, जबकि आप लोगों को पता है ट्रेड एएलपी का जो एग्जाम हुआ है वो पिछले 6-7 सालों में केवल पिछली बार ही हुआ है। मतलब ठीक है 2019 में हुआ था, उसके बाद में 2024 में आई थी भर्ती, तो उसका सीबीटी 2 आप लोगों का भी 2025 में हुआ था। तो आप लोग अलग अलग बुक खरीदोगे, पैसे लगाओगे, आप बोलोगे तो ये चीज मैं आपको मुफ्त में दे सकता हूं। आ जाओ। यदि किसी धात्विक चालक का तापमान बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे दोस्तों मान लो कोई मेटल का वायर है, कोई धातु का तार है, रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोधकता गुना लंबाई बटे एरिया। दोस्तों क्या आपने सुना है रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का मान किस पर निर्भर करता है, तापमान पर भी करता है और पदार्थ पर भी करता है। बहुत बढ़िया। दोस्तों ध्यान रखिएगा एक चीज, अगर आप लोग मेटल की बात कर रहा हूं, मेटल का जब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मेटल की रजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो इसलिए मेटल का जब आप लोग टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या, क्लियर है। आ जाओ। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। देखो इनपुट डिवाइस क्या होती है, जिसके माध्यम से आप लोग कंप्यूटर में कोई इनपुट देते हो, जैसे कीबोर्ड से कुछ टेक्स्ट जाएगा अंदर, माउस के माध्यम से भी आप लोग इनपुट देते हो।
आउटपुट क्या होता है? वह डिवाइस जिसके माध्यम से आप लोग कंप्यूटर का आउटपुट प्राप्त करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों, आपको मैं बोलूं प्रिंटर, तो प्रिंटर आप लोगों को क्या देगा? प्रिंट निकाल के देगा जिसको आप लोग पढ़ पा रहे हो। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस हो गई। और मुझे बताओ, जो स्क्रीन है, जो मॉनिटर है, वो भी आपको जो भी अंदर काम चल रहा है वो दिखा रहा है आप लोगों को, वो भी एक आउटपुट डिवाइस हो गई। क्लियर है? स्पीकर है, उससे कुछ सुन रहे हो, इंफॉर्मेशन ले रहे हो, वो भी आउटपुट डिवाइस हो गई। तो कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है? स्कैनर नहीं है, क्योंकि स्कैनर के माध्यम से हम लोग मान लो कुछ पेज स्कैन करा और ये जानकारी हम कंप्यूटर में डालते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है क्या? चले आगे बताओ दोस्तों। एक वायर है, इसकी लंबाई दी गई है 4 मीटर। इसका एरिया आप लोगों को दिया हुआ है 2 गुना 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसका रजिस्टेंस आप लोगों को दिया हुआ है, रजिस्टिविटी निकालनी है। तो रजिस्टेंस क्या होता है? रजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। तो रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा? इसका प्रतिरोध गुना एरिया बटे लंबाई। रजिस्टेंस कितना है इसका बताइए? 8 ओम है। एरिया कितना है? 2 गुना 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। लंबाई कितनी है आप लोगों को बताइए? 4 मीटर है। तो मीटर स्क्वायर को मीटर काट देगा, ऊपर 1 मीटर बच जाएगा, इधर ये ओम है ही, तो आपका आंसर ओम इंटू मीटर में आएगा। कितना आएगा? 8 कटा 4 से 2 बार में 2 गुना 2 हो गया 4, 4 गुना 10⁻⁻6। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। बताइए बताइए दोस्तों, यहां पर आप लोगों को एक सर्किल दिया हुआ है। आप लोग बोलोगे सर ये तो मैथ्स का क्वेश्चन लग रहा है। नहीं, आप लोगों को पता है ज्योमेट्रिकल फिगर, ज्यामितीय आकृति आप लोगों के सिलेबस में है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। तो बताइए दोस्तों, उसका ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? अच्छा, 2 पार्ट में आप लोग काफी कंफ्यूज होते हो। एक तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से पूछूं ये वाले पार्ट को क्या बोलोगे? जो कि एक ये रेडियस, एक ये रेडियस और ये आर्क यानी चाप। तो जो दो, एक ये रेडियस, एक ये रेडियस और एक चाप, तो 2 त्रिज्या और एक चाप से घिरे, इसको क्या बोलते हो? एक तो ये मुझे बताओ, और इसको बोलोगे कॉर्ड यानी जीवा, जीवा। तो एक जीवा और एक चाप से घिरे इस वाले पार्ट को क्या बोलते हो बताओ? ठीक है, ठीक है, आ जाओ। देखिए दोस्तों, अगर 2 त्रिज्या, एक ये त्रिज्या, एक ये त्रिज्या और आर्क, इससे घिरे वाले क्षेत्रफल, क्षेत्र को बोलते हैं सेक्टर। और एक कॉर्ड और एक आर्क, जैसा कि अभी आपको दिया हुआ था, इसको बोलेंगे सेगमेंट यानी वृत्तखंड। ठीक है, और इसको आप लोग क्या बोलोगे? सेक्टर बोलोगे, त्रिज्या खंड बोलोगे। आ जाओ। किस युग में व्युत्पन्न एसआई मात्रक शामिल है? बताइए। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में 7 मूल राशियां होती है, इनके मात्रक को बोलते हैं मूल मात्रक। ठीक है, और इन 7 के अलावा जितनी भी राशि होती है उसको बोलेंगे व्युत्पन्न राशि, और इसके मात्रक को बोलेंगे व्युत्पन्न मात्रक। आ गई बात समझ में? क्लियर है? क्लियर है? आ जाओ। तो 7 मूल राशि कौन कौन सी होती है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, इलेक्ट्रिक करंट, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा मूल राशि है, तो इसका मात्रक मूल राशि, मूल मात्रक हो जाएगा। तो आपको ऐसा ऑप्शन चाहिए जिसमें दोनों के दोनों व्युत्पन्न हो। दोस्तों, इसमें एक तो व्युत्पन्न है लेकिन एक मूल है, ये नहीं हो सकता। एम्पियर एक मूल मात्रक है, तो ये भी नहीं हो सकता। किलोग्राम एक मूल मात्रक है, ये नहीं हो सकता। न्यूटन मानते हैं व्युत्पन्न मात्रक है, लेकिन किलोग्राम तो नहीं है ना। इस वाले में दोनों ही क्या है? व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि दोनों ही व्युत्पन्न राशियों के मात्रक है। किन व्युत्पन्न राशियों के मात्रक है? न्यूटन है फोर्स का, जूल है किसका? एनर्जी का। बताओ। एक 2 किलोग्राम का तांबे का टुकड़ा है। ठीक है, तांबे का एक टुकड़ा है, कॉपर का, तांबे का, जिसका द्रव्यमान दिया हुआ है 2 किलोग्राम। इसकी स्पेसिफिक हीट जो कॉपर की दी हुई है वो कितनी दी गई है? 390 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। और एक आपके पास में क्या है? 3 किलोग्राम का एल्यूमिनियम का है, 3 किलोग्राम का, और इसकी स्पेसिफिक हीट दी गई है 900 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस।
आपने समान तापमान वृद्धि तक गर्म किए जाते हैं दोनों। जैसे फॉर एग्जांपल पहले स्टार्टिंग में दोनों का टेम्परेचर 20-20 था, आप गर्म करके इसका भी टेम्परेचर 50 पहुंचाना चाह रहे हो, इसका भी 50 पहुंचाना चाह रहे हो, यानी इसमें भी 30 डिग्री का अंतर लाना चाह रहे हो तापमान में, इसमें भी 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर लाना चाह रहे हो। तो इसको जो हीट देनी पड़ेगी और इसको जो हीट देनी पड़ेगी, दोनों का रेशो क्या है? तो देखिए दोस्तों, जो हीट दोगे उसका फॉर्मूला है m इंटू एस इंटू डेल्टा टी। क्लियर है? तो टेम्परेचर में डिफरेंस तो दोनों में समान लाना है, ये तो हट जाओ। तो इसको जो हीट देनी होगी और उसको जो हीट देनी पड़ेगी, उसका रेशो क्या होगा? इसके द्रव्यमान गुना स्पेसिफिक, इसकी स्पेसिफिक हीट बटे इसका द्रव्यमान ना इसकी स्पेसिफिक हीट, इस रेशो में देनी पड़ेगी। तो सॉल्व कर लो, आपका कितना हो जाएगा? देखिए 390 कटा 3 से कितनी बार में? 130 बार में। 900 कटा 3 से 300 बार में। ठीक है, और बताओ 300 कटा, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गया, 30 कटा 2 से 15 बार में। तो ऊपर आ गया 13, नीचे आ गया 45। तो 13:45 कोई दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है मेरे को तो। क्लियर है? चलिए बताओ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग देखेंगे। और भैया मेरे को लगता है प्रैक्टिस सेट बंद करने पड़ेंगे, है ना? क्योंकि ना आप लोग कोई क्लास में लाइव आ रहे हो, मेरे को क्या दिक्कत है? मैं बेवकूफ हूं जो रोज चला रहा हूं कि यार इस बार भी के बच्चे एलपी बने, है ना? मैं बेवकूफ हूं ना, कोई लाइक वगैरह कुछ भी है। तो इससे बढ़िया तो भैया जो बंद करेंगे उसमें ज्यादा फायदा रहेगा, एटलीस्ट मुझे 1 घंटा मिलेगा तो सही ना। चलिए इसका आंसर बताएंगे आप लोग। क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो, क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक धातु के ब्लॉक का हवा में भार आप लोगों को इतना दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए, एक धातु के ब्लॉक का हवा में भार इतना दिया हुआ है, पानी में डूबने पर उसका भार इतना रह गया। दोस्तों क्या आप लोग एक चीज मुझे बता सकते हो क्या? कि पानी में जब आप लोग इसको डाल रहे हो तो इस पे कितना बायंसी फोर्स लग रहा है, कितना उत्प्लावन बल लग रहा है? 12 किलोग्राम फोर्स इतना भार था, पानी में डालते इतना रह गया, इसका मतलब 4 किलोग्राम फोर्स का बायंसी फोर्स लग रहा है, उत्प्लावन बल लग रहा है। ये कौन लगा रहा है? पानी लगा रहा है। दोस्तों ये बात से एग्री कर रहे हो क्या आप लोग? दोस्तों पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। या मैं बोलूं पानी की रिलेटिव डेंसिटी कितनी होती है? 1। ये बात जानते हो? रिलेटिव डेंसिटी को स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, विशिष्ट गुरुत्व भी बोलते हैं, ये बात भी आप लोग जानते हो। तो कहीं ना कहीं पानी का विशिष्ट गुरुत्व यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी 1, और पानी में जब आप लोग उसको डाल रहे हो कितना बायंसी फोर्स लगा रहा है? 4 किलोग्राम का बायंसी फोर्स लगा रहा है। बहुत बढ़िया। जैसे ही आपने इसको किसी लिक्विड में डाला, इस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी क्या थी? 0.75। पानी के मुकाबले इसके अरे एक बच्चा है, ये है ना, इस सुमृद्धा नाम का बच्चा बोल रहा है सर ऑप्शन बी आएगा 17 में, तुम महा बेवकूफ हो। ठीक है, अगर आएगा भी ना तब भी तुम बेवकूफ हो। 10 मिनट से एक कमेंट कर रहे हो, उसके बाद में 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 तक पहुंच गए। फिर बोलते हो सर मेरा सिलेक्शन नहीं होता, सर मैं क्लास में आता हूं मुझे समझ में नहीं आता। कहां से होगा? अभी भी 17 नंबर पर अटके पड़े हो बेवकूफ की तरह। अगर कोई डाउट होता है तो बाद में देख लिया करो यार, अपना क्यों अपना समय खराब कर लेते हो अपने 15-15, 20-20 मिनट। चलो मुझे बताओ, पानी की डेंसिटी ज्यादा है या उस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है? तो दोस्तों पानी की डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि इसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 है, इसकी केवल 0.75 है। तो जब उस लिक्विड में आप लोग उस वस्तु को डालोगे तो क्या वो लिक्विड उतना बायंसी फोर्स लगा पाएगा क्या जितना पानी लगा पा रहा था? नहीं। क्यों? क्योंकि बायंसी फोर्स का मान किस पे निर्भर करता है? उस लिक्विड की डेंसिटी पे करता है। तो इसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.75 ही है, या मैं बोलूं जितनी पानी की है उसका 75% ही है। इसलिए दोस्तों वो तरल कितना बायंसी फोर्स लगाएगा? इसका 75% ही लगाएगा, यानी कुल मिला के 3 किलोग्राम फोर्स का ही बायंसी फोर्स लगाएगा। दोस्तों बात समझ में आ गई क्या?
अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है अगर आप लोग किसी वस्तु को एक तरल में डाल रहे हो तो आभासी भार क्या होगा। तो दोस्तों आभासी भार क्या होता है बताओ। तो उसका हवा में भार कितना था, माइनस उस पे कितना उत्प्लावन बल लग रहा है। तो हवा में भार था 12 किलोग्राम फोर्स, उत्प्लावन बल लग रहा है 3 किलोग्राम फोर्स का, यानी इसका आभासी फोर्स कितना हो गया 9 किलोग्राम फोर्स का हो गया इसका आभासी भार। क्लियर है। दूसरी बात आप लोगों से पूछा जा रहा है जो मेटल आपने डाल रहे हो उसकी रिलेटिव डेंसिटी बताओ, उसका अपेक्षिक घनत्व बताओ या उसका विशिष्ट गुरुत्व बनाओ। तो उस मेटल की अगर आप लोगों को निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, हवा में भार बट्टे जब आपने उस लिक्विड में डाला तो कितनी कमी रह गई, भार में कितनी कमी आ गई। तो हवा में भार था 12 किलोग्राम फोर्स और जब आपने उसको डाला तो भार कितना रह गया 9 किलोग्राम फोर्स का ही रह गया। कितने की कमी आ गई, 3 किलोग्राम फोर्स की आ गई। तो 12/3 इधर आ जाएगा 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 9 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। कुछ गड़बड़ करिए क्या दोस्तों, सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है, देखना एक बार। अच्छा सॉरी, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रियली सॉरी। हवा में भार कितना है, रिलेटिव डेंसिटी जब भी निकालनी है आप पानी से निकाल सकते हो। पानी से निकालेंगे कि हवा में भार बटे पानी में डालने पर कितनी कमी आ रही है, कमी, पानी में कमी, पानी में भार में कमी। ठीक है। तो हवा में भार कितना था 12 किलोग्राम फोर्स, पानी में जब डाला तो कितनी कमी हो गई। तो पानी बायएंसी फोर्स लगा रहा है 4 किलोग्राम फोर्स का, यानी नीचे की ओर जो नेट लग रहा है 12 में से 4 गया, कितना 8 किलोग्राम फोर्स। दोस्तों बताओ सही है क्या। कमी कितनी आ गई, अच्छा मैं क्या कर रहा हूं, कमी कितनी आ गई 4 किलोग्राम फोर्स की 4 के आ गए तो 12/4 3। कमी ये नहीं पूछा जा रहा कि पानी में डालने पर आभासी भार कितना रह गया, वो नहीं, कमी कितनी आ गई। तो आभासी भार कितना हो गया, 12 में से 4 गया 8, या फिर सीधे सीधे बोल दो कि बायएंसी फोर्स 4 किलोग्राम फोर्स का लगा इसलिए भार जो कमी आएगी वो कितने की आएगी, 4 की आएगी। तो 12/4 3, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन था क्या, बढ़िया क्वेश्चन था क्या, बताओ। चलिए बताओ, बताओ इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक यानी नेचुरल इकोसिस्टम है। देखिए दोस्तों इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र किसको बोलते हो, जहां पर जैविक घटक भी हो यानी बायोटिक कंपोनेंट भी हो और अजैविक घटक भी हो, दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो रहा हो। क्लियर। अब ये नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। जैसे दोस्तों गार्डन आर्टिफिशियल है, कैसे, आपने दोस्तों आप मिट्टी में कुछ बीज वगैरह डाले, कुछ पौधे वगैरह उगे, कुछ घास वगैरह उगी, फिर उनको खाने के लिए कुछ कीट आए, तो एक सिस्टम बन रहा है, लेकिन ये आपने बनाया है तो ये आर्टिफिशियल है। सेम दोस्तों क्रॉप फील्ड, फसल का खेत, आपने कुछ बीज वगैरह डाली, फसलें उगी, उनको खाने के लिए कीट वगैरह आए, फिर उनको खाने के लिए बड़े को जानवर आए, एक सिस्टम बन गया पूरा, तो ये भी एक आर्टिफिशियल है। तालाब आप लोगों का क्या होगा, नेचुरल इकोसिस्टम होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बताओ। दोस्तों आप लोगों को बोला गया है कि जो A4 ड्राइंग शीट है उसकी छोटी भुजा और A2 ड्राइंग शीट की बड़ी भुजा का अनुपात आप लोगों को बताना है। अभी मैंने आप लोगों को अलग अलग ड्राइंग शीट की डायमेंशन बताई है। तो A2 ड्राइंग शीट की डायमेंशन होती है 420 गुना 594, यानी इसकी चौड़ाई 420 है, लंबाई 594 है। A4 की है 210 297। तो A4 की छोटी भुजा तो ये हो गई और A2 की बड़ी भुजा ये हो गई। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, A4 की छोटी भुजा का A2 की बड़ी भुजा से रेशियो लेना है। तो A4 की छोटी भुजा हो गई 210, वो हो गई 594, तो आपको लेना है 210 594। ठीक है। A4 की छोटी और A2 की बड़ी, ठीक है। तो ये 210/594 दोस्तों कितना आएगा, सॉल्व कर लो। 594 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, काटते रहो कितना आएगा आप देख लो अब। ठीक है आप कर लोगे, किससे कटेगा ये 594,
3 अपन किससे कटेगा? कर लोगे क्या? आप देख लेना क्या आएगा, 1/√2 आएगा, ये क्या आएगा? ठीक है, आप काट लेना यार। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। दोस्तों, एक आर त्रिज्या का वृत्त है जिसमें m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति कर रही है। तो दोस्तों, जब भी कोई सर्कुलर मोशन करता है, वृत्तीय पथ पे गति करता है, तो केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स, हिंदी में अभिकेंद्रीय बल। तो बोला जा रहा है अभिकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य बताओ। दोस्तों, किसी भी बल के द्वारा कार्य किया जाता है उसका फॉर्मूला क्या है? F इंटू डी इंटू कॉस थीटा, जहां पर थीटा क्या है? फोर्स और विस्थापन की दिशा के बीच में कोण। तो दोस्तों, अगर ये गति कर रहा है तो विस्थापन की दिशा तो ये हो गई, ये हो गई, और बल इधर, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा। जैसे जब वस्तु इधर होगी तो बल की दिशा ये होगी, विस्थापन की दिशा ये होगी, हमेशा 90 डिग्री का कोण होगा, और cos 90 का मान 0। तो हमेशा सेंट्रीपिटल के द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दोस्तों, लैक्टोमीटर एक डिवाइस है जिसका इस्तेमाल होता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। क्लियर है? तो यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है? देखो दोस्तों, जो सबमरीन होती है, पनडुब्बी हो गया, लैक्टोमीटर हो गया, बड़े बड़े दोस्तों जहाज हो गए, ये सारे दोस्तों आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही कार्य करते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्सेल में कोई भी सूत्र आप लोगों को लिखना है तो सूत्र किससे शुरू करोगे? एक्सेल में आप लोगों को पता है अलग अलग सेल होती है। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा हुआ है, किधर नहीं लिखा हुआ, चलो कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि इस सेल का जो नंबर है वो मान लेते हैं A3 है, और दोस्तों इस सेल का नंबर मान लेते हैं क्या है? A4 है। मुझे इस जगह क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का सम लिखना है। तो मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, इक्वल साइन का सम A3 प्लस A4 ऐसे करके, है ना। तो कोई सा भी सूत्र आप जब लिखोगे ना तो वो आपका इक्वल साइन से